Download now. आदाब, मैं अस्मिता मलिक हाजिर हूँ हिंदुस्तान के सोशियो कल्चरल और इकोनॉमिक इश्यूज पर खास प्रोग्राम लेकर। ये है इंडिया। हमारे इस खास प्रोग्राम में आज बात भारत सरकार के पोषण पखवाड़ा और इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स की मलन्यूट्रिशन और एनीमिया को कम करने के मकसद से साल 2018 से हमारे देश में पोषण कैंपेन चलाया जा रहा है। भारत सरकार विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट ने इस साल भी 20 मार्च से 3 अप्रैल 2023 तक पोषण पखवाड़ा ऑब्जर्व करने का ऐलान किया है। साथ ही श्री अन्न या मिलेट्स यानी मोटे अनाज को अडॉप्ट करने और पॉपुलराइज करने के भी कई अहम कैंपेन चल रहे हैं। खास बात यह है कि भारत के प्रपोजल को एक्सेप्ट करते हुए यूनाइटेड नेशंस की जनरल असेंबली साल 2023 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स ऑब्जर्व करने का भी ऐलान किया गया। तो क्या है भारत सरकार का मिशन सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण 2 और इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स का क्या है मकसद? इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं 3 खास मेहमान। मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर में डिप्टी कमिश्नर आदाब डॉक्टर महराज शेख, और इसी के साथ हमारे साथ मौजूद हैं IARI से प्रिंसिपल साइंटिस्ट डॉक्टर टीकम सिंह और मिलेट्स ग्रेन प्रोसेसिंग में स्टार्टअप कंपनी एशियंट मिल्स की ओनर शुभांगी सिंह। नमस्कार। आप तीनों का हमारे इस खास प्रोग्राम में वेलकम है। डॉक्टर महराज, पिछले कुछ दिनों में हमारे प्राइम मिनिस्टर जी ने भी इसके बारे में बहुत बातचीत की थी और अभी हम देख रहे हैं बहुत सारे इवेंट्स ऑर्गेनाइज हो रहे हैं, जैसे आप कह रहे हैं कि मिलेट्स को प्रमोट करने के लिए। लेकिन अगर आज हम देखते हैं वर्ल्ड लेवल पे वेगनिज्म को स्लोली है बट एक्सेप्ट कर रहे हैं लोग हाई प्रोटीन डाइट के तौर पर, तो यानी एक बहुत ही गोल्डन अपॉर्चुनिटी, आपने भी इसका जिक्र किया। तो उसके लिए किस तरह की प्लानिंग है कि वर्ल्ड लेवल पे इसको उस तरह से प्रोडक्शन हो जिसमें मुझे लगता है हमारे मुल्क का बहुत बड़ा रोल, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले हो सकता है? मैडम जी, इसके अंदर सिंपल वे में देखा जाए तो 2-3 सिंपल रास्ते हैं कि वर्ल्ड लेवल पे इसका प्रोडक्शन कैसे बढ़ सकता है। पहले तो हमको इस साल पूरी मेहनत करनी है। स्टार्टअप्स अपनी मेहनत कर रहे हैं, फूड प्रोसेसिंग यूनिट अपनी मेहनत कर रहे हैं। इसमें से हम ये साबित कर दें कि इसका कंज्यूमर्स जो है वो कंज्यूमर्स इसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाए। जब कंज्यूमर इसकी तरफ अट्रैक्ट होगा, जैसे डॉक्टर साहब ने कहा, तो फिर बाजार मूल्य उसका और बढ़ जाएगा। बाजार मूल्य बढ़ने के बाद फिर इंटरनेशनल लेवल पे ये ईयर मतलब सेलिब्रेट हो रहा है, ना कि खाली भारत में हो रहा है। हर कंट्री अपने हिसाब से इसको सेलिब्रेट कर रहा है। भले ही कम ओकेजन पे ले, हम डिफरेंट नंबर ऑफ इवेंट्स ले रहे हैं, वो कम इवेंट्स लेंगे, लेकिन इतना ज़रूर हो रहा है कि वहाँ के किसानों को भी इस बात की जिज्ञासा थी कि मिलेट क्या है, मोटा अनाज क्या है, तो उसकी जिज्ञासा भी दूर की जा रही है। तो वर्ल्ड में तो काम हो ही रहा है, क्योंकि ये वर्ल्ड का मतलब इंटरनेशनल ईयर का मतलब ही है कि पूरी दुनिया में काम हो रहा है मिलेट के ऊपर। तो जो हमारी ये मोती है, जब उधर जाएंगे और वो लोग जब इसको कंज्यूम करेंगे, तो हमारे पास अभी जैसे डॉक्टर साहब ने बताया, या आप भी जानती हो बहुत अच्छी तरह से, कि नॉर्थ में कुछ बेल्ट है जहाँ पे नदियाँ हैं और इस गर्मा में आइस मेल्ट होती है तो पानी आता है, तो यहाँ पे राइस और व्हीट सिस्टम ज़्यादा पॉपुलर हुई है, कहीं पे शुगर केन पॉपुलर हुआ है। लेकिन अभी भी जब गांव के में जाते तो फार्मर्स जो है तो सीमांत है, उनके पास ना मशीनरी है, ना ट्रैक्टर है, ना कुछ है, तो वहाँ वो ज़रूर मिलेट लगा सकते हैं। मिलेट एटलीस्ट कुछ भी नहीं आया, आपके पास 500 mm भी बारिश मिल रही है तो मिलेट ज़रूर आ जाएगा। और मिलेट इतना हार्डी क्रॉप है कि 2 बार भी रेनिंग होती है, सिर्फ सोइंग के टाइम पे और जस्ट जो वेजिटेटिव ग्रोथ उसकी होती है उस टाइम पर 2 बार भी होती है, तो इट विल डेफिनेटली कम। तो मिलेट जो है तो सब फार्मर जब उसमें शामिल होंगे तो वो बिल्कुल हम उसको बढ़ावा देंगे। और वर्ल्ड इसको क्यों हमको सपोर्ट करेगा, या फिर COP जो कमेटी ऑफ पार्टीज जो होते हैं क्लाइमेट चेंज के ऊपर जो स्टडीज करते हैं, जो ग्लासगो में होता है, इंडोनेशिया में हुआ है, बाली में परसों ही हुआ है प्रोग्राम,
तो अभी चाइना में होने वाला है 2023 का। तो ये इसमें हमेशा इस बात पे ध्यान दिया जाता है कि कौन सा देश कितना कार्बन उत्सर्जन कर रहा है, जिसकी वजह से हम जो ये बदलता हुआ जलवायु परिवर्तन हो रहा है इसमें कितना, कौन सा देश की जिम्मेदारी कितनी बढ़ रही है और कौन सा देश कितना कम कर रहा है। तो मिलेट की वजह से हमको जलवायु परिवर्तन में कम करने में बहुत ज़्यादा हम पार्ट लेंगे। इसकी वजह से हमको इंटरनेशनल जो भी फंडिंग एजेंसीज है, वर्ल्ड बैंक है या फिर ऐसे कंट्री है जो कि सदन है, वो बढ़ावा देंगे, पैसे देंगे, प्रोजेक्ट देंगे, बाद में फिर स्टडी देंगे, एग्रोइकोलॉजिकल स्टडी करेंगे। इस तरह से मिलेट को अपने आप बढ़ावा मिलेगा, क्योंकि उसकी खुद की अपनी खासियत है कि वो बढ़ावा मिलने लायक है। और G20 के बाद हालात लगता है बदलने वाले हैं। जी बिल्कुल। जी शुभांगी, मिलेट प्रोडक्शन में प्रोसेसिंग कैसे होती है, फिर नेक्स्ट आता है सेलिंग, वो कैसे करती हैं, और आपकी जर्नी अभी तक की कैसी रही है जानना चाहेंगे। शुरुआती तौर पे मिलेट की प्रोसेसिंग के बारे में फार्मर्स को ही एक नॉलेज होती थी, जहाँ पे हमें एक खेत लेवल पे जाके समझना पड़ता था कि कैसे मिलेट्स को ये उगा रहे हैं, क्योंकि ओवर द टाइम धीरे धीरे जो है प्रतिक्रिया सारी चेंज हो गई। उतना ज़्यादा एक टेक्नोलॉजी से रिलेटेड चीज़ें हो गई, जहाँ पे एडवांसमेंट की वजह से क्रॉप्स के अंदर बहुत ज़्यादा माइक्रो मॉनिटरिंग पॉसिबल हो गई। तो वो चीज़ें बहुत आसान रही इनिशियल लेवल पे, मगर फार्मर्स को माइंडसेट जो है, मानसिकता बदलने में सबसे ज़्यादा टाइम लगा, जहाँ पे हमें उनके साथ ही रहकर उन्हें समझाना पड़ा, खेत में जाके उन्हें बताना पड़ा कि आप इनसे बेहतर क्यों कर सकते हैं। उसके बाद फिर जब बात आती है प्रोसेसिंग की, वहाँ पे हमें मशीनरी की बहुत दिक्कत आई, क्योंकि बहुत ज़्यादा ऐसे नहीं है स्टार्टअप्स जो सिर्फ माइक्रो प्रोसेसिंग या मिलेट्स की जो प्रोसेसिंग करते हैं उतनी ज़्यादा नहीं थी। मगर धीरे धीरे फिर वो भी डेवलप होना शुरू हुआ 2018 से। जैसे हमने आपने बताया कि हमने देश लेवल पे जब मिलेट्स को बनाया था, तब इसकी अवेयरनेस इंक्रीज़ होनी शुरू हुई और धीरे धीरे एडवांसमेंट ऑफ मशीन्स भी आने लग गई। तो उसके बाद ये एक जर्नी थी जहाँ पे बहुत ही आसान रहा ये समझना कि मिलेट्स को एक ए लेवल से बी लेवल कैसे ले जाया जाए, क्योंकि आपने जैसे वीगनिज़म कहा, वैसे ग्लूटेन फ्री एक बहुत बड़ी समस्या थी, जहाँ पे डायबिटीज़ फ्रेंडली प्रोडक्ट्स की रिक्वायरमेंट थी। तो बहुत ही आसानी से उस मार्केट में हम लोग बता पाए कि ग्लूटेन फ्री और नेचुरली ऑर्गेनिकली ग्रोन भी हैं और आपके वीगन डाइट के अंदर आ सकते हैं और प्लांट बेस्ड हैं। तो वहाँ पे शिफ्ट होना लोगों को बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं रहा, बट टेस्ट पैलेट के अंदर हमें वैल्यू एडिट में आना पड़ा, जहाँ पे ये बहुत अच्छा रहा कि हम धीरे धीरे ऐसी चीज़ें बना पाए, जैसे IMR और बहुत सारी ऐसी CFTRI, निफ्टम, बहुत सारी ऐसी इंस्टीट्यूट्स हैं जिनके साथ जुड़कर ये काम किया जा सकता है कि आज के ज़माने का खाना और मोटे अनाज से मगर ट्रेडिशनली कैसे बनाया जाए, वो हमने सीखा। और आज के टाइम पे ऑलमोस्ट 100 से ज़्यादा प्रोडक्ट्स हैं जो आसानी से आपको मार्केट में मिल सकते हैं, आपके जो भी चॉइस है उसके हिसाब से। तो ये जर्नी एक बड़े ही इंटरेस्टिंग रही और बहुत पैशनेटली हम लोगों ने इसको फॉलो किया। और जितने भी आप मिलेट स्टार्टअप्स अगर देखते हैं तो वो उन्होंने कहीं ना कहीं एक छोटे से शुरुआत किया था और वहीं धीरे धीरे इस स्टेप को आगे लेते गए और बहुत अच्छे इनोवेशंस कर रहे हैं। अब मिलेट्स की क्या नहीं बन पा रहा है, आप आइसक्रीम देखिए, आप चाय देखिए, आप केक्स देखिए, बेकरी सेगमेंट, आप कोई ऐसी चीज़ नहीं है जहाँ पे आप मिलेट्स को नहीं देख सकते आगे आने वाले फ्यूचर में। इवन म्यूज़लीज, आप सुबह म्यूज़लीज खाते हैं या रस्क खाते हैं, उसमें भी आप मिलेट्स को आगे आते हुए देखेंगे। जी आपने इतनी स्वीट बातें बताई हैं कि मिलेट्स को देखने का नज़रिया मुझे लगता है व्यूअर्स में से बहुतों का चेंज हो जाएगा। तो रबी और खरीफ क्या दोनों कैटेगरी में फिट होते हैं? और सेकेंडरी जानना चाहूँगी, आजकल लोग इतने बिजी हैं, रेडी टू ईट्स चाहिए होता है उनको, तो वो कैसे आप उसको फिट करती हैं? जी, आजकल जैसे इंस्टेंट आपको फूड चाहिए होता है, प्री मिक्सेस चाहिए होते हैं, बहुत ही आसानी से आजकल हलवा मिक्स, इडली प्रीमिक्स, इडली डोसा दोनों का, या फिर आपको जैसे अगर आपको खिचड़ी मिक्स चाहिए, आपको नहीं पता कितनी दाल कौन सी डालनी चाहिए या फिर इसको चावल के बिना कैसे बनाया जाए, उसके भी प्रीमिक्सेस अवेलेबल है। और फिर कुछ ऐसे स्टार्टअप्स हैं जो कि बिल्कुल ही आपको रेडी टू ईट, आप अगर जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि
क्विक अगर आपको जाना है घर से बाहर, आपने ब्रेकफास्ट स्किप कर दिया, तो एनर्जी बार्स हैं जो इंस्टेंट है, आप खोलें और कभी भी खा लें, ऑन द गो खा लें, बाइक पे चलाते हुए भी आप खा सकते हैं। तो ऐसे इंस्टेंट प्रोडक्ट्स बहुत ज़्यादा अवेलेबल है। आपको पोहा पसंद है, पोहा है, बिसी बिली भात है, इंस्टेंटली आप फाड़िए, उसमें चीज़ें मिलाइए जैसे पानी या तेल या तड़का, एंड उसको कुकर कर दीजिए, या फिर नॉर्मल 1 मिनट कुक, या इवन गर्म पानी डाल के जैसे चीज़ें बनती हैं वो भी प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं। तो आसान से आसान चीज़ें अब अवेलेबल हैं मिलेट्स की। आप कहीं पे भी जाके अगर मिलेट को सर्च करते हैं तो आपको कोई ना कोई ऐसा स्टार्टअप ज़रूर मिलेगा जिसकी एक फोर्टे है और वो उस चीज़ को बना रहे हैं। यानी टेस्ट भी और हेल्थ भी, बिल्कुल जिस तरह से आपने बताया। डॉक्टर बहराज, अभी तो सिर्फ गेहूं और अनाज की हम बात कर रहे हैं, लेकिन एक और चैलेंज भी है हमारे सामने, वाइट फ्लोर यानी मैदा, जो सबसे ज़्यादा हार्मफुल है हमारी हेल्थ के लिए। और उसके तो कितने प्रोडक्ट्स हैं, नाम बताने की ज़रूरत है, बहुत ही कॉमन है आज, बच्चा भी उसका इतना उसको पसंद करता है। तो ऐसे में मिलेट्स को थोड़ा सा उसके ऊपर और लेकर आना, तो क्या ये थोड़ा मुश्किल हो सकता है? मैडम, मुश्किल हमने कर दिया है, मुश्किल हो नहीं सकता है। हमने समझ लिया कि मुश्किल है, क्यों तो हमने जो फूड हैबिट है हमारी ऐसे बना ली है कि जो हमको टेस्टी लगे, बस उसको ये नहीं देखा जा रहा है कि डाइजेस्टिव सिस्टम पे कितना हार्मफुल है, किडनी को कितना हार्मफुल है, या फिर आपके जो आंत है उनको कितना हार्मफुल है, फिर आपकी जो एलडीएल जो बढ़ा रही है वो लो डेंसिटी लिपिड, कुछ भी हम नहीं देख रहे हैं। हम यही देख रहे हैं कि हमारे को टेस्ट कैसे लग रहा है। लेकिन जिस तरह से स्टार्टअप आगे आ रहे हैं, जिस तरह से मैडम बता रही थी कि टेस्ट जो है, वैल्यूडेशन जो है इतना अच्छा हो गया है कि आप एनर्जी बार भी लेके खा सकते हैं। तो एक पद्धति थी पुराने ज़माने में, मिलेट्स कभी भी खेत में से निकाल कर पिसाने के लिए कभी नहीं ले जाते थे। मिलेट्स पहले धोते थे, उसके बाद 8 घंटे 9 घंटे छाँव में सुखाते थे, और वो सुखाने के बाद फिर उसको पिसाया जाता था। और उसके बाद भी हमारे माएँ क्या करते थे, 1 घंटा गूंद के रखती थी, उसके बाद ऑटोमेटिक उसमें टेस्ट आ जाता था। उसका एक अपना अलग टेस्ट होता है, किसी का कंपैरिजन किसी से नहीं है। यही तो मतलब ये विविधता जो है, यही ईश्वर की कमाल है। हर चीज़ में अपनी अलग टेस्ट है। गेहूं के डिफरेंट वैरायटीज में डिफरेंट टेस्ट है, एक ही गेहूं के, ये तो डिफरेंट ये स्पेसीज है, तो ये हर स्पेस में अपने टेस्ट, उसकी टेस्ट को कैसे बरकरार रखे और उसकी टेस्ट को किस तरह से अडॉप्ट किया जाए। तो वो टेस्ट एक बार आदि जो लोग मैदे के जो आदी है, जो सुबह सुबह उठ के ब्रेड खाते हैं, तोश खाते हैं, चाय के साथ फास्ट लाइफ जो जी रहे हैं, उनके लिए उसी तरह का पदार्थ बना जाए जो कि उसको रिप्लेस कर सके। मैदा को रिप्लेस करना बहुत मुश्किल नहीं है, लोग समझ चुके हैं कि मैदा के बहुत बड़े ड्रॉबैक्स है। हम कभी भी होटल में जाते हैं तो लोग अक्सर कहते हैं कि हमको मैदा वाला नहीं बल्कि गेहूं वाला रोटी दीजिए, फुल्का दीजिए, तेल मत लगाइए। तो इस तरह से जब लोगों को मालूम होगा कि ये हमारी चीज़ें हैं, जैसे जवारी का एक अपना टेस्ट है, बाजरा का एक अपना टेस्ट है, इसको धो के अच्छी प्रोसेस से जब हम परोसेंगे तो ज़रूर मैदा रिप्लेस हो जाएगा। मैडम बिल्कुल, जब मैं खाती हूँ तो मैं ही चूज़ करती हूँ, तो मेरा क्या नज़रिया रहता है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। डॉक्टर टीकम, हम स्मॉल फार्मर्स की बात करते हैं तो उनके लिए जैसे आपने बताया कि बहुत ही बेनिफिशियल है। बिग फार्मर्स तो किसी ना किसी तरह इस क्रॉप में अगर कुछ क्लाइमेट चेंजेस की वजह किसी भी रीज़न से कुछ प्रॉब्लम आता है तो एडजस्टमेंट हो जाता है। तो प्रोडक्शन कैसे बढ़ सकती है, किस तरह की गवर्नमेंट की तरफ से क्या क्या स्टेप्स होने चाहिए जो फार्मर्स की हेल्प कर सके? देखिए, मिलेट्स का जहाँ तक प्रोडक्शन की बात है, किसान भाई जनरली जो मिलेट्स को ग्रो करते हैं, जो अपनी जो अनफर्टाइल सोइल्स होती हैं जिनमें दूसरी कोई फसल नहीं उग जाती, उनको वहाँ दाना बिखेर देते हैं। तो इस वजह से हमारे जो देश में जो मिलेट्स का उत्पादन है वो थोड़ा कम है। तो इसको हमें साइंटिफिक तरीके से इनकी खेती करनी चाहिए। इनकी जो संशोधित जो पैकेज और प्रैक्टिसेस बनाई गई हैं हर एक रीजन के लिए है, उस हिसाब से इनको बोना है। और इनके अंदर माना कि इनको कम फर्टिलाइज़र की ज़रूरत है, उर्वरक की कम ज़रूरत पड़ती है, लेकिन हमें उनको उनकी जितनी आवश्यकता है उतना हमें देना है, तो इससे इसका उत्पादन बढ़ेगा। दूसरा, जहाँ तक गवर्नमेंट की जहाँ बात आती है कि गवर्नमेंट का इंटरवेंशन कहाँ होना चाहिए इनके उत्पादन को बढ़ाने में, तो जैसा मैंने पहले भी कहा कि इनके जो बीज हैं, जो हमारे कई जो भारतीय मिलेट अनुसंधान संस्थान है हैदराबाद में, वहाँ से कई इसकी वैरायटियाँ निकली हैं। उन वैरायटीज़ के जो सीड्स हैं वो किसान तक पहुँचने चाहिए। और भी कई हमारी जो
स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ हैं वो डेवलप कर रही हैं। तो जो सीड की जो गुणवत्ता है, वो गुणवत्ता वाला सीड किसान को अगर मिलेगा और तो निश्चित रूप से इसकी जो उत्पादकता है वो बढ़ेगी। और हमें इन मिलेट्स को जो हमारा जो वैज्ञानिक जो पद्धति है उसके हिसाब से हमें इनको लगाना है, तो निश्चित रूप से इनका उत्पादन बढ़ेगा। जी डॉक्टर महराज, बहुत बार ऐसा होता है कि जो फार्मर्स हैं हमारे, उनको थोड़ा सा टेक्निकल साउंड करने के लिए बहुत सारे ट्रेनिंग मिशंस भी चलते हैं गवर्नमेंट की तरफ से। तो अगर वो मिलेट्स के प्रोडक्शन के लिए और अवेयर हो और इंटरेस्ट डेवलप हो उनमें, तो इसके लिए सरकार की तरफ से किस तरह की प्लानिंग है? बहुत अच्छा सा सवाल पूछा आपने। तो सरकार इसके लिए हर हेक्टेयर के लिए 6,000 रुपये दे रही है। जो भी फार्मर आगे आए और डेमोन्स्ट्रेशन दे कि हम ज्वार लगा रहे, हम बाजरा लगा रहे, हम रागी लगा रहे, हम फॉक्स मिलेट, फिर बाद में फिर आपके फिंगर मिलेट है, बाद में फिर कोडो मिलेट है, हिमालयन मिलेट है, फिर ये जो सारे मिलेट है, जो भी फार्मर लगाना चाहता है, गवर्नमेंट उस डेमोन्स्ट्रेशन प्लाट को पर हेक्टर 6,000 रुपये पहले से ही दे रही है, पहले ही मुकर्रर किया गया है। तो इसमें फार्मर को आगे आना है, एक सीजन का क्रॉप लेना है, जो क्रॉप की 3 से 4 महीने का रहेगा उस क्रॉप को लेना है, और 6,000 रुपये तो ऐसे ही मिलने वाले हैं। और उसके बाद आपका डेमोन्स्ट्रेशन होने वाला है, तो सारे लोगों को एक अवेयरनेस मिलेगा। तो गवर्नमेंट यही चाहती है कि इस तरह से फार्मर मोटिवेट हो। एमएसपी तो ऑलरेडी डॉक्टर साहब ने बताया ही है, एमएसपी तो सारे फार्मर्स के लिए, लेकिन गवर्नमेंट इस साल इस चीज़ को बढ़ावा दे रही है। दिसंबर तक उसमें और कुछ कंपटीशन भी रखे हैं मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर ने, दिसंबर तक उसमें पार्ट लेना था फार्मर्स को। उस हिसाब से फार्मर्स पार्ट भी ले रहे हैं और फार्मर्स आगे आ रहे हैं। और 6,000 रुपये देने की वजह से, और प्राइम मिनिस्टर साहब ने अभी तक तो फार्मर्स को 12वीं किस्त दी है, हर बार 2,000 रुपये डाल रहे। ये तो हो गया पीक नहीं आने की उम्मीद में, लेकिन मिलेट एक ऐसी चीज़ है जहाँ पे कुछ भी नहीं आएगा वहाँ ज़रूर मिलेट आ जाएगा। तो इस तरह से हम डेमोन्स्ट्रेशन प्लांट भी खड़ा कर रहे हैं। जी डॉक्टर टीकम, क्वालिटी प्रोडक्शन बढ़े तो इसके लिए क्या होना चाहिए? क्वालिटी प्रोडक्शन बढ़े, इसके लिए ज़रूरी है कि जो हमारे मिलेट्स हैं उनका उत्पादन सही तरीके से, उनको भी जो उनका जो कंपोजिशन है मिलेट्स में प्रोटीन्स का और मिनरल्स का, वो प्राकृतिक रूप से तो होता ही है, पर हमें उनको और बायोफोर्टिफाइड करने के लिए हमें अतिरिक्त उनमें हमें पोषक तत्व के माध्यम से भी हम उनका क्वालिटी वाइज उसको इम्प्रूव कर सकते हैं। जैसे हमें जिंक का, हमें अगर उसमें इंक्रीज़ करना है, बढ़ाना है, तो जिंक सल्फेट का स्प्रे जब दाना बनता है उस समय अगर हम जिंक सल्फेट का स्प्रे करेंगे तो उसकी क्वांटिटी उसमें बढ़ेगी। इसी तरह से आयरन का है, कैल्शियम का है। तो जो पोषक तत्व, एक संतुलित जो पोषक तत्व प्रबंधन है वो हमें करना चाहिए। हमें जो हमारी जो देसी खाद हैं, गोबर की खाद है या हरी खाद है, उनका भी हमें प्रयोग करना है। तो ये सब जब समन्वित पोषक तत्व प्रबंधन होगा तो जो पौधा है उसकी बढ़वार अच्छी होगी और उससे हमें उच्च गुणवत्ता वाला उत्पाद हमें प्राप्त होगा। फार्मर्स को कौन से स्टेप लेने चाहिए कि प्रोडक्शन उनका मतलब क्वालिटी वाला रहे? फार्मर्स को मैंने बताया ना, फार्मर्स को अच्छा उच्च गुणवत्ता वाला प्रोड्यूस करना है तो उसको सिलेक्शन ऑफ जो सीड है, वैरायटी का, अच्छी वैरायटी का सीड सेलेक्ट करना है। देन उसको लाइन से सोइंग करना है। उसमें जो भी पैकेज और प्रैक्टिसेज आती हैं, जिसमें हम वीड निकालना है, आपका समय पे उसमें सिंचाई अगर ज़रूरत पड़ती है, हालांकि सिंचाई की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती, ये रेन फेड वर्षा आधारित लगाते हैं, लेकिन फिर भी कहीं अगर पोषक तत्व की ज़रूरत पड़ती है तो वो हमें देना चाहिए। जो इनफर्टाइल लैंड्स होती है वहाँ भी सूटेबल है। हाँ, वहाँ हमें फर्टिलाइज़र थोड़ा, जो हमारी जो जैविक खाद है, जैसे गोबर की खाद है या कंपोस्ट है, वो खाद हमें वहाँ डाल करके थोड़ा उनको फर्टाइल बनाना है, ज़्यादा उत्पादन लेना है उस हिसाब से। और रबी कैटेगरी में भी मिलेट्स की फसलें आती हैं, फिट होते हैं उसमें भी, उस कैटेगरी में भी? हाँ, रबी में एक्चुअली अधिकतर, जैसा शुरू में भी डिस्कशन में आया कि जो मिलेट्स हैं ये C4 प्लांट्स हैं। तो हमारे जो उत्तरी भारतीय जो मैदान हैं इनको तो अधिकतर खरीफ सीजन में लगाते हैं। बाकी हमारे जो सदर्न स्टेट हैं, जिसमें महाराष्ट्र है, कर्नाटका है, तमिलनाडु है, वहाँ रबी में भी और खरीफ में दोनों सीजन में मिलेट्स की खेती होती है। जी, और शुभांगी, कंजप्शन ज़्यादा हो तो मार्केटिंग स्ट्रेटजीज बहुत काम आती हैं, और आज तो वैसे भी वो ज़माना है, तो वो कैसी होनी चाहिए, आपका क्या नज़रिया है उसको लेकर?
एक राइट कंज्यूमर के पास एक राइट इन्फॉर्मेशन पहुंचना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि आपको पता है हर एक कुकी का ब्रांड अगर हम लें तो उनके पास ये चीज़ है, एक वैल्यू एडिशन होता है। मतलब किसी ने नट्स मिलाए हैं तो किसी ने प्रोटीन को बताया है, तो एक कंपोजिशन के साथ एक कंज्यूमर को जिस चीज़ की रिक्वायरमेंट है अगर वो उस तक बता दी जाए। ज़्यादातर ब्रांडिंग क्या होती है, उस पर कुछ नहीं लिखा होता, सिर्फ कुकीज़ लिखा होता है या फिर किससे बना है वो लिखा होता है, बट उसके क्या बेनिफिट्स हैं, उसके कितने आप अगर एक कुकी खा रहे हैं उससे क्या बेनिफिट हो रहा है, एंड सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है पीछे परसेंटेज और न्यूट्रिशन पढ़ना। क्योंकि आज तक हमारे जितना भी टाइम हमने देखा न्यूट्रिशन FSSAI इतना अच्छा हमारे फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड्स बनाए हैं कि हम लोग अभी भी पीछे मुड़कर ये नहीं देखते कि प्रोडक्ट बना किस किस चीज़ से है। और ये मैंडेटरी है कि आप पीछे परसेंटेज मिलेट की लिखें। उसके अंदर अगर आप 2% 3% अगर आप मिलेट बोलते हैं तो वो मिलेट की चीज़ नहीं है, वो दूसरी चीज़ों से बनी है। तो ये आप बड़ा ही ध्यान से पढ़ें कि एटलीस्ट 60% 70% उसमें मिलेट की मात्रा होनी चाहिए, तभी वो मिलेट सा बनेगा। नहीं तो अगर दूसरी चीज़ें उसमें ज़्यादा होगी तो वो उस चीज़ से बना है। एंड ये इन्फॉर्मेशन जब तक कंज्यूमर नहीं समझेगा तब तक कोई भी ब्रांडिंग कर ली जाए वो पॉसिबल नहीं है। रॉन्ग मार्केटिंग नहीं एक्सेप्ट करनी चाहिए। हमें खुद एक अवेयर होके एक कोई भी प्रोडक्ट को समझना ज़रूरी है, और वही चीज़ अगर लेके आगे कंज्यूमर तक पहुंचाई जाए तो उसी को मार्केटिंग कहा जाता है, और मिलेट्स में वो सबसे ज़्यादा कामयाब रहती है। तो मिलेट्स पे बहुत इंटरेस्टिंग डिस्कशन हमारा चल रहा है, लेकिन वक्त और इजाज़त नहीं दे रहा है। जाते जाते डॉक्टर साहब एक कंक्लूडिंग रिमार्क कुछ कहना चाहेंगे, आप बताएं। मैडम, भारत सरकार ने 10,000 FPO बनाए हैं। 10,000 FPO में कुछ एक्सक्लूसिवली FPO जो है फार्मर्स प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस, ये सिर्फ मिलेट पे काम करते हैं। और भारत सरकार ने इस चीज़ पे भी बढ़ावा दिया है कि इसमें वुमन एम्पावरमेंट कैसा हो, महिला का सहभाग कैसा हो। जब महिला अपना सहभाग देंगी तो महिला हमेशा गुणवत्ता को देखती है, बच्चों के पोषण को देखती है। पुरुष इतना पोषण को नहीं देखता जितना माँ देखती है या महिला देखती है। तो महिला एम्पावरमेंट के लिए FPO में एक महिला डायरेक्टर रहना ज़रूरी है, कंपलसरी है, मैंडेटरी कर दिया गया है। तो इस तरह से जैसा हम पूरा डिस्कशन हमारा जो होते आया है कि जैसा UN ने हमको ये इंटरनेशनल ईयर दिया है, हमारी पूरी जिम्मेवारी है हर भारत के नागरिक की मिलेट को समझे, समझाए और समझाने के बाद उसका इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करे कि देखो सच में क्या हो रहा है। बहुत लोगों का वेट लॉस हो जाएगा, BP कम हो जाएंगी, कार्डियक प्रॉब्लम लो हो जाएंगे, बाद में फिर किडनी की प्रॉब्लम लो हो जाएंगे, बाद में उनके बोन्स जो आर्थराइटिक्स जो प्रॉब्लम थे कैल्शियम की वजह से राइज हो जाएंगे, बच्चों की हाइट बढ़ जाएगी जिनकी वजह से, और जो बच्चे एडोलसेंट एज में हैं उनके जो प्रॉब्लम होते हैं एडोलसेंट एज के वो कम हो जाएंगे, उसके पेन कम हो जाएंगे। तो जाहिर बात है कि हम जो मोटो से आगे बढ़ रहे हैं वो मोटो अपने आप प्रूव हो जाएगा। तो ये पूरा साल हमें लगे रहना है, हर क्षेत्र में हमें लगे रहना है। कंज्यूमर के क्षेत्र में लगे रहना है, फार्मर के क्षेत्र में लगे रहना है, अनुसंधान के क्षेत्र में लगे रहना है, बाद में FPO जो बन के चल रहे हैं उनको उनके क्षेत्र में लगे रहना है। सरकार को अपने क्षेत्र में लगे रहना है कि सरकार बारीक से बारीक चीज़ों पे ध्यान दे कि जैसे डॉक्टर साहब ने बार बार कहा, ये बहुत ज़रूरी बात है कि शुद्ध बीज बहुत ज़रूरी है। बीज अच्छा जाता है तो उसकी उत्पादनता बहुत बढ़ जाती है, क्योंकि उसका DNA इतना अच्छा होता है कि वो DNA की कुछ खासियत होती है। जैसे कोई भी चीज़ समझो कहाँ पे भी पैदा होती है, जैसे हम देखते हैं कि ऊंट है तो कोई और ऊंट समझो तमिलनाडु में भी पैदा हुआ तो वो हाइटेड होता है, क्योंकि उसका वो DNA वैसा है। भले ही वो उतना सशक्त ना हो जितना कि पहाड़ी एरिया में होता है, लेकिन वो ज़रूर उतनी हाइट का उतने रेंज का बन जाएगा। तो इसलिए शुद्ध बीज जो है उसके तरफ बहुत कॉन्सेंट्रेशन से सबको देखना है, सारे स्टेट गवर्नमेंट को देखना है, तो बाद में जो ब्लॉक के एग्रीकल्चर ऑफिसर है, जो विलेज लेवल के जो एग्रीकल्चर असिस्टेंट है, इनको भी फार्मर के क्षेत्र तक इसको पहुंचाना है कि आपको शुद्ध बीज और इस बीज की क्या रिक्वायरमेंट है, उर्वरक की, उसका ड्यूरेशन क्या है, वाटर रिक्वायरमेंट क्या है और सॉइल की भी रिक्वायरमेंट क्या है। तो इस तरह से फार्मर भी कंफ्यूज नहीं होंगे, फार्मर को भी इनकम मिलेगा, और जो हमारा शासन का मोटो है भारत सरकार का वो पूरी तरह से ये हो जाएगा। और हम इस तरह में कामयाब रहे तो हमारे लिए एक इंटरनेशनल डे ऑफ मिलेट भी मिल जाएगा। जी, और डॉक्टर टीकम आप क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल, मैं तो कहना चाहूँगा कि किसान भाइयों को अपने जो क्रॉपिंग सिस्टम जो अपना रखे हैं उनमें मिलेट्स को समावेश करें, अंतर शस्य के रूप में करें या आपके मिक्स फार्मिंग के माध्यम से करें,
मिलेट्स को ज़रूर अपने खेतों में अगर किसान भाई इनको लगाएंगे तो वो उगाएंगे तो घर पे मिलेट्स आएगा तो उनके भोजन में भी, आहार में भी वो जाएगा, और जिससे जो डॉक्टर साहब ने भी बताया बहुत सारी जो बीमारियां हैं उनसे हमें निजात मिलेगी और हमारा जो भारत देश है वो एक स्वस्थ भारत देश बनेगा। शुभांगी, आपका रिमार्क। क्योंकि मैं एक मिलेट बेस्ड खान पान के उसमें आती हूँ, तो मैं चाहूँगी सब लोगों को एटलीस्ट कोई एक मील आपके प्लेट पे ज़रूर मिलेट की होनी चाहिए। पूरे दिन में एक ही चीज़ खाएं मगर मिलेट की एटलीस्ट ऐड करें। हो सकता है आपके आसपास ना हो या मिल नहीं पा रहा हो, आजकल ऐसी दिक्कत नहीं है, ऑनलाइन बहुत चीज़ें मिलती हैं। और एक्सपेरिमेंटेशन आप क्योंकि जो देख रहे हैं उनको पता है कि अब प्रोडक्ट्स मिल रहे हैं, मगर उस पर एक्सपेरिमेंट जब तक हम नहीं करेंगे, हो सकता है आप जो फेस्टिवल आ रहे हैं उसके अंदर ऐड कर सकें उसको, या एक घर में एक पोषकता के साथ साथ आप उसको और कैसी नई चीज़ें बना सकते हैं उस पर ट्राई करें। क्योंकि आजकल मतलब बच्चे भी पोहो से आजकल वॉफल्स बनाते हैं, पैनकेक्स बनाते हैं, आप कोडो की बिरयानी बना सकते हैं। ऐसी बहुत चीज़ें हैं जिससे आप इनोवेशन कर सकते हैं। तो मैं सबसे यही चाहूँगी एटलीस्ट 1 मील अ डे। जी, बहुत अहम जानकारियाँ आपसे मिली, बहुत ही इंटरेस्टिंग जानकारियाँ आपसे मिली। आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमें वक्त देने के लिए। तो उम्मीद करते हैं कि हमारी ये ख़ास पेशकश आपको बहुत पसंद आई होगी। अब मिलेट्स आपकी फूड प्लेट का हिस्सा ज़रूर होंगे। हमारी इस खास पेशकश में फ़िलहाल इतना ही। हमारा प्रोग्राम आपको कैसा लगा इस पर आप अपनी राय दे सकते हैं। इसके लिए हमारा ईमेल आईडी है ddurduspecials@gmail.com। इसके साथ ही हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। आदाब।